Hi students, good evening. Welcome back to my YouTube channel The IQ Classes. हम लोग पिछले वीडियो में संस्कृत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत का निर्माण कैसे किया गया है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का निर्माण किस तरह से किया गया है, व्याकरण संस्कृत व्याकरण के पिता कौन हैं, संस्कृत व्याकरण का निर्माण कब किया गया, अष्टाध्यायी किसे कहते हैं, अष्टाध्यायी के पिता रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी का निर्माण कब किया गया, त्रिमुनि कौन है, हम लोग इस सभी के बारे में देख चुके थे। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। क्या देखेंगे? आज हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है वर्ण। अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप मेरा चैनल को खोलिए, वहाँ पे जाकर पूरा वीडियो डाला गया है, आप जाकर उस वीडियो को पहले देखें। देखिए, आप जब पिछला वीडियो देखिएगा तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है, या अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप इस जो वीडियो अभी आ रहा है उसे देखिए। लेकिन हम एक बार कहेंगे आप जाकर पुनः उस वीडियो के बाद फिर से देखिए, ताकि आप अगर भूल भी गए होंगे कुछ चीज़, कुछ बातें भूल भी गए होंगे, तब आपको वह जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अभी हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? वर्ण या वर्ण विचार, मतलब कि वर्ण के बारे में हम लोगों को विचार करना है। किसके बारे में विचार करना है? वर्ण के बारे में। तो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वर्ण के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे वर्ण, मतलब कि वर्ण विचार, जो हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी ग्रामर में देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देखिए, वहाँ पे वर्ण विचार को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस कराया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग संस्कृत ग्रामर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी वर्ण विचार को अध्ययन करेंगे। देखते हैं, आप लोग को वर्ण का परिभाषा याद होगा। ठीक है, कि वर्ण वैसे मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, मतलब कि जो सबसे न्यूनतम रूप में हो, सबसे छोटा रूप में हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब बताइए, मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है ना, और ये बिल्कुल छोटा है, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं? नहीं ना। जो बिल्कुल ऑलरेडी छोटा है, उससे नीचे कुछ होता ही नहीं है, उसको हम लोग अलग क्या कर सकते हैं? उससे छोटा हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं? तो वर्ण भी वही बोलता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, या जो सबसे न्यूनतम रूप में हो, उसे क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहते हैं। आप लोग याद किए हैं? चलिए देखते हैं, बोर्ड पे कुछ लिखाया गया है वर्ण की परिभाषा या अक्षर की परिभाषा। देखते हैं, आप लोग देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख मतलब कि अपना मुंह, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, समझ रहे हैं ना, हम अपने मुंह के द्वारा जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझेंगे? हम अपने मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, अर्थात लिखा हुआ है जिनका क्षरण या विनाश न हो। कहने का मतलब कि अक्षर, इसे आपका परिभाषा दिया हुआ है अक्षर। देखिए, अक्षर लिखा हुआ है ना, मतलब कि क्षर, मतलब कि जो समाप्त हो जाए, जो खत्म हो जाए, और उससे पहले लगाया गया है अ। क्या लगाया गया है? आ हम लोग का उपसर्ग लगाया गया है। तो उपसर्ग लगा करके आ प्लस क्षर किया गया, मतलब कि आ धन क्षर किया गया। इस तरह से देखिए, ये है क्षर, मतलब कि इसको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आ उपसर्ग को जोड़ दिए तो यह एक नया शब्द बन गया, जो क्या बन गया? वो बन गया अक्षर। क्या बन गया? अक्षर। और अक्षर कहने का मतलब कि इसे कोई विनाश कर ही नहीं सकता, इसे कोई खत्म कर ही नहीं सकता है, इसे कोई समाप्त कर ही नहीं सकता है। यह इतना सबसे छोटा रूप होगा, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको वही समझाने का प्रयास किया गया है कि एक बार देखिए,
जिनका क्षरण या विनाश, दोनों एक ही शब्द है, जिनका क्षरण या विनाश ना हो, साफ लिखा है, जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि चलो जी सत्य शब्द का विलोम शब्द बताओ, ठीक है ना, क्या होता है, सत्य का विलोम शब्द बताओ। तो अगर आपको विलोम शब्द आता था, आप क्या लिखे थे, आपको याद होगा तो क्या लिखेगा, इसका लिखेगा क्या, सत्य का होता है झूठ, क्या होता है, झूठ। लेकिन जो बच्चा को नहीं है तो क्या करेगा, इसके आगे आ लगा देगा, मतलब कि यह नया वाला वर्ण में नया वाला जो शब्द बनाएगा वह इस तरह से बनाएगा असत्य, मतलब कि वह झूठ बोलता ही नहीं है। तो बस उसी तरह से यहाँ पे वो समझाने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा कि क्षर मतलब होता है विनाश होना, समाप्त होना, खत्म हो जाना, और उसके आगे हम लोग आ लगा दिए तो होगा कि इसे कोई विनाश कर ही नहीं सकता, इसे कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। तो इसे लिखा है कि जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल लिखाया गया, अ ई उ हलंत का, हलंत खा, हलंत का आदि। अब देखिए यहाँ पे स्वर लिखा गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर है, 3 स्वर है, 3 क्या है, 3 व्यंजन है। आप लोग बोल सकते हैं कि सर स्वर में तो कहीं हलंत नहीं लगाए लेकिन व्यंजन में हलंत लगाए हैं, ऐसा क्यों। तो आपको पहले ही बताए थे कि स्वर जो है ना अपने आप में परिपूर्ण है, उसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वह जब भी अपना काम करता है तो अपने आप पे निर्भर रहता है। लेकिन व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जब वह अपना कार्य करता है तो वह स्वर की सहायता लेता है। अर्थात कहने का मतलब है आपसे कि व्यंजन वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है। देखिए जब तक सहायता न लीजिएगा ना, आप एक बेटा है और सोचिए कि हम एक अच्छा सा नौकरी करें, अच्छा सा घर बनाएं, अच्छा सा जॉब करें, अच्छा सा बिजनेस करें, और सोचेगा हम पापा जी से पैसा नहीं मांगे, तो आपसे नहीं होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं से मांगना ही पड़ेगा। तो वह जो आपको पैसा देंगे ना वह आपके पिता के सम्मान ही होंगे, आपको उन्हें पिता के सम्मान ही दर्जा देना होगा, समझना होगा। तो यहाँ भी वही चीज है, स्वर अपने आप में परिपूर्ण है लेकिन व्यंजन जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं आप हमको, आपको हम कि आ ई उ ये क्या है, स्वर है, तो इसमें कोई हलंत नहीं है। लेकिन हलंत का, हलंत खा, हलंत का, कहने का मतलब है बाबू आप लोग को समझाया जा रहा है यह कि अगर हम का लिखते हैं ना, ठीक है, अगर हम का लिखते हैं तो क्या स्वर होगा, नहीं ना होगा, वर्ण है, ऐसा नहीं कि वर्ण नहीं है, यह सब वर्ण का ही प्रकार है लेकिन स्वर नहीं, इसमें स्वर का समाहित है, ठीक है ना। यह आप पूरा जो देख रहे हैं का ये व्यंजन है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें हलंत लगा दिए तो इसमें से क्या हो गया, इसमें से यह हो गया कि हम लोग इसमें से स्वर को क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। आगे देखते हैं, आपको लिखाया गया है आपकी सुविधा के लिए, आप लोग इसको भी देखेंगे एक बार। वर्ण उस मूल ध्वनि आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ, अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, आपको हिंदी ग्रामर में बताया गया है कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार। अगर आप लोग वर्ण का प्रकार भूल रहे हैं ना तो कुछ मत कीजिए, वर्ण में जितना पूर्ण अक्षर है ना, वर्ण में जितना पूर्ण अक्षर उसको याद कर लीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम लिख रहे हैं क्या, हम लिखे वर्ण। अब बताइए वर्ण में पूर्ण अक्षर कौन कौन है, वाह और ट वर्ग न है, रा तो है नहीं, क्योंकि रा तो मेरा आधा है, तो वर्ण में पूर्ण अक्षर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो वर्ण का भी 2 ही प्रकार होता है, समझ में आ रहा है। वर्ण में पूर्ण अक्षर को याद कर लीजिए, उतना ही आपका वर्ण का प्रकार होगा, समझ गए। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार हैं कौन कौन। तो वर्ण के प्रकार होते हैं स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है ना, स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संस्कृत में स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण समझ लिए ना, वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। वर्ण के प्रकार देख लिए कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के पूरे अक्षर को हम लोग याद कर लेंगे, जितना वर्ण में पूर्ण अक्षर उतना वर्ण का प्रकार होगा।
अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अभी बताया गया कि वर्ण के दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यह संस्कृत की परिभाषा है। मतलब कि जो अपने आप में राजा की तरह हो, जो अपने आप में राजा हो, मतलब उसे प्रजा से कोई लेना देना नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, सॉरी उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कि आप लोग हिंदी परिभाषा याद किए होंगे कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है। जैसे किसी दूसरे वर्ण का कहने का मतलब वह अपने आप में राजा होगा, अपने आप में पिता होगा, कि उसे बेटा या फिर नौकर की आवश्यकता उसे नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं। अब है कि स्वर वर्ण को आप लोग लिखाया गया कि स्वर वर्ण है कौन कौन, तो अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। मतलब आपको स्वर वर्ण का कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे दिया गया है, जो आ ई उ री लृ ए ओ ऐ और औ है। देख रहे हैं, कॉमा छूट गया था यहाँ पे। अब है स्वर की संख्या। स्वर का परिभाषा देख लिए स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण का एग्जाम्पल देख लिए। आप देखेंगे स्वरों की संख्या किसके अनुसार, स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण के अनुसार। हम हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हिंदी व्याकरण की बात होता तो हम यहाँ पे नहीं बताते। स्वर की संख्या आपको समझिए, आपको यहाँ पे संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर की संख्या में बदलाव हो जाता है। आप लोग याद किए हैं ना कि हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है और कुल स्वर की संख्या 13 और मात्रा की संख्या 10। तो इसी तरह से संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या कितना होता है, तो स्वर की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, स्वर की संख्या 9। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या, याद रखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, स्वरों की संख्या 9 होती है। अब याद देखेंगे 9 होती है तो कौन कौन होती है, तो अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ री लृ ए ओ ऐ औ। और समझ में गिन लिए, अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए गिन रहे थे, हो सकता है छूट जाए गलती से, बाय मिस्टेक छूट गया होगा, इसीलिए गिन के देख लिए कि 9 है कि नहीं। ऐसे खाली लिखा हुआ तो नहीं ना है, लेकिन नहीं, स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 9 होती है, जो बोर्ड पर दर्शाया गया है। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। वो नया क्या है, अच। क्या है, अच प्रत्याहार। आप जो देख रहे हैं अच प्रत्याहार है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसे बोलते हैं कि ये सभी स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे अच प्रत्याहार क्या है, तो अभी आप लोग हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अच प्रत्याहार किसे कहते हैं, लेकिन बाद में जाकर हम लोग प्रत्याहार के बारे में आपको बताया जाएगा। अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे, ठीक है ना, आपके लिए लाया जाएगा इस यूट्यूब पे, वहाँ पे प्रत्याहार के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो बोला गया आ ई उ री लृ ए ओ ऐ और औ, ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत ग्रामर के अनुसार कि अच किसे कहते हैं, तो स्वरों की जो स्वर है उसे दूसरा रूप अच भी बोला जाता है। समझ रहे हैं ना। अब अच कैसे, तो अच जो लिखा हुआ रहेगा बाबू आप लोगों को, वह आपको आ और च हलंत रहेगा। समझ रहे हैं। यह अच जो है ना, आपको बताएंगे कि अच कैसे निर्माण हुआ है, तो हम लोग इसके आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी समझिए कि स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अच किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि स्वर को हम लोग अच पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। समझ रहे हैं।
अब है मूल स्वर, क्या है मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 5 हैं। कितने हैं, अभी हम लोग स्वर देख लिए, अब इसमें है मूल स्वर की मूल स्वर कौन कौन है। अगर आपसे संस्कृत ग्रामर में पूछेगा कि स्वर की संख्या कितना है, तो स्वर की संख्या 9 है। लेकिन अगर पूछेगा कि मूल स्वर कितना है, तो मूल स्वर 5 है। 5 कौन कौन है, अ, ई, उ, री और लृ। देख रहे हैं ना, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 5 है। और कौन कौन है, अ, ई, उ, री और लृ। ये हमारे क्या है, ये हमारे मूल स्वर हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, संयुक्त स्वर। क्या देखेंगे, संयुक्त स्वर देखेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर साफ कर रहे हैं बोर्ड को, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे संयुक्त। तो हम लोग अभी देख लिए थे मूल स्वर। मूल स्वर आप लोगों को 5 बताया गया, कौन कौन है, अ, ई, उ, री और लृ। अब मूल स्वर के बाद आता है क्या, तो आता हम लोगों को है संयुक्त स्वर। क्या रहा है, संयुक्त स्वर। हम लोग इसे देखते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, तो ए, ओ, ऐ और औ। ए, ओ, ऐ और औ, इसे संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त स्वर या फिर मिश्रित स्वर कहलाते हैं। समझ रहे हैं, ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। समझ रहे हैं। अब है कि मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या बराबर कितना है, तो गिन लीजिए 1 2 3 और 4। कितना है, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर की संख्या बराबर 4 होती है। समझ गए। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे स्वर के बारे में, तो स्वर में बोले कि स्वर की संख्या 9 है। संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या 9 है। तो स्वर को जो है 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर और संयुक्त स्वर में। तो मूल स्वर हम लोग 5 स्वर पढ़ लिए, और संयुक्त स्वर में हम लोग 4 स्वर पढ़ लिए। तो 5 और 4 अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, हम लोग को 9 स्वर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो हम लोग देख लिए कि संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ और औ। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, इसे कंफ्यूजन नहीं होना है। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर इसी को कहते हैं। अब है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर है कौन कौन, तो ए, ओ, ऐ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्वरों के भेद। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग अभी यहाँ पे स्वरों के भेद देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, और फिर हम लोग स्वरों के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या, स्वर के बारे में देख रहे थे कि स्वर को 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 5 बताया गया, संयुक्त स्वर की संख्या 4 बताया गया। ठीक है। अब हम लोग उसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। समझ रहे हैं, क्या है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, स्वर के भेद यहाँ पे 3 बताया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होता है, प्लुत स्वर, जो कि आपको पिछले वाले वीडियो, जो हिंदी ग्रामर का वीडियो बताया गया था, हिंदी ग्रामर का वीडियो डाला गया है आप लोगों के लिए, वहाँ पे आप इसका चर्चा किया गया था। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर तो एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका उच्चारण करने में सबसे न्यूनतम समय लगे। चलिए समय के अनुसार मान लेते हैं, तो 1 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा आवर का सुई हो गया, सबसे बड़ा आवर हो गया। उससे नीचे क्या हो गया, तो मिनट हो गया। और उससे नीचे क्या हो गया, तो उससे नीचे हो गया सेकंड। ठीक है ना, क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो सबसे कम समय लगे, सबसे न्यूनतम समय लगे, उसे हम लोग एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। मतलब कि ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, देखते हैं। लिखा भी गया कि एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रिक स्वर है कौन कौन, तो आ, ई, उ, री और लृ। कौन कौन है, आ, ई, उ, री और लृ। अब आपसे पूछेगा कि एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं।
एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, तो गिन लेंगे तो एक मात्रिक स्वर की संख्या 5 होती है। कितना होता है, एक मात्रिक स्वर की संख्या 5 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, मतलब कि एक मात्रिक से ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा। अगर हमको ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में 5 सेकंड लग रहा है ना, तो द्विमात्रिक को उच्चारण करने में हमें 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। ठीक है, या उससे अधिक लगना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं कि द्विमात्रिक स्वर है कौन कौन। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ। समझ रहे हैं कितने हो गए, ये कौन कौन हो गए, तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ। अब इनकी संख्या है कितना, तो इनकी संख्या को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, इनकी संख्या 8 होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सब लोग फिर से सुन लीजिए कि दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। ये कौन कौन है, तो बोर्ड पे लिखाया गया है। आ, ह्रस्वी, दीर्घी, री, ए, ओ, ऐ और औ। इसे हम लोग दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब अगला हम लोग को आता है पलुत स्वर। क्या आता है, पलुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं, मतलब कि इससे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग पलुत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे पलुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ओम है। क्या है, ओ, उ और म, मतलब कि इसको उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर या दीर्घमात्रिक स्वर भी कहते हैं। या फिर आप लोग किताब में देखे होंगे, गाना का बुक में कहीं कहीं डॉट डॉट लिख करके 2 या फिर डॉट डॉट लिख कर क्या लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, तो इसीलिए हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। आगे बताया गया है कि इनका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। किनका, आपको जो ये वर्ड जो लिखा गया है, ये जो स्वर जो देख रहे हैं ना प्लुत स्वर का, इसका प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है। या फिर आप लोग यह भी याद कर सकते हैं कि प्लुत स्वर का एग्जाम्पल जो है उसे हमें वेदों में देखने को, ग्रंथों में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग आज जो है स्वरों का भेद अध्ययन कर लिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम लोग यहाँ पे वर्णन क्या करेंगे, अब यहाँ पे लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वर्णों का उच्चारण का। क्या देखेंगे, वर्णों का उच्चारण का। तो अभी हम लोग देख रहे थे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या देख रहे थे, प्लुत स्वर देख रहे थे। ठीक है ना, तो उसी को एक संस्कृत में सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है। आपको जो पीछे बताया गया है वर्णन करके, उसी को संस्कृत सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है। देख लेते हैं क्या है, एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, मतलब कि ह्रस्व स्वर जो होती है वह एक मात्रा की होती है। क्या होती है, इधर से चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ह्रस्व स्वर जो होती है, ह्रस्व स्वर होती है एक मात्रा की। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, ह्रस्व स्वर होती है कितने मात्रा की, एक मात्रा की, उसे क्या कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। ठीक है ना, दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। फिर से देखेंगे, द्विमात्रो मतलब कि 2 मात्रा का समय लगता है किसका उच्चारण करने में, किसका, दीर्घ का, मतलब कि दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। देख लिए, आगे है त्रिमात्रस्तु, 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुतो ग्यो, जिसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि प्लुत को किस नाम से जानते हैं, त्रिमात्रा के अनुसार जानते हैं कि इसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिक, ठीक है ना, व्यंजन क्या होता है, च अर्धमात्रिका, मतलब कि जो है व्यंजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लोग मात्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोग व्यंजन के बारे में वर्णन करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे व्यंजन के बारे में। किसको देखेंगे, व्यंजन के बारे में। इसका जो चर्चा किया गया, इसे हम लोग देखेंगे कि अब नीचे का जो हम लोग टॉपिक आएगा वह आएगा क्या, तो वह हम लोग को आएगा
व्यंजन के बारे में, ठीक है, मतलब कि हम लोग को आएगा क्या, तो वह आएगा हल वर्ण। तो अभी हम लोग स्वर के बारे में पढ़ लिए। स्वर को दूसरा नाम क्या था, तो स्वर का दूसरा नाम हम लोग अच के नाम से जाने, ठीक है। स्वर के प्रकार देख लिए, स्वर को हम लोग मूल स्वर में बांटे, संयुक्त स्वर में बांटे, ठीक है ना। फिर हम लोग स्वर के प्रकार देखे, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, और क्या देखे, पलुत स्वर देखे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। क्या देखेंगे, व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को देखना है व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण को कुछ और कोष्ठ में लिखा गया है, तो व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है, इसे हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं संस्कृत ग्रामर में। आपसे संस्कृत व्याकरण पूछेगा कि हल वर्ण किसे कहते हैं, तो सीधा से बोलिएगा कि व्यंजन वर्ण को ही संस्कृत व्याकरण में हल वर्ण बताया गया है। देखते हैं, व्यंजन वर्ण बोलता है आनवग भवती व्यंजनम, मतलब कि अनवग, यह जो है ना, यह व्यंजन जो क्या है, यह स्वर के बिना पूर्णतः नहीं है, तो इसलिए बोलता है कि अनवग भवती व्यंजनम, यह कभी भी पूर्ण नहीं होता, किसके बिना, स्वर के बिना, इसीलिए इसे व्यंजन बोला जाता है, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखते एग्जाम्पल में, हलंत का प्लस आ से क्या बना, क बना, पूर्ण का है। हलंत खा प्लस आ से क्या बना, पूर्ण खा बना। हलंत गा प्लस आ से क्या बना, पूर्ण गा बना, तो इसीलिए इसे व्यंजन वर्ण कहा गया है। देखिए कुछ नोट में लिखाया गया है, नोट में बताया जा रहा है कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हलंत क्या होता है, हलंत आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है ना। तो जो व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। संस्कृत में इसे अर्धमात्रिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, संस्कृत में इसे अर्धमात्रिक बोला जाता है। किसको, हलंत को बोला जाता है, आधा मात्रा वाला। एग्जाम्पल देखिए, हलंत का, हलंत खा, हलंत ग, हलंत घ आदि, ठीक है। आगे है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि स्वर वर्ण जो क्या था, स्वर वर्ण को हम लोग अच प्रत्याहार में पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे, इसे हम लोग अच प्रत्याहार में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को, तो व्यंजन वर्ण को बताया गया है कि इसे हल प्रत्याहार में समाहित किया गया है। अतः व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। ध्यान देंगे कि व्यंजन वर्ण को ही हल कहा जाता है। क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण को भी हल कहा जाता है। दिक्कत नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि हल वर्ण पूछेगा तो क्या बताना है, तो बोलिएगा कि व्यंजन वर्ण का ही दूसरा नाम संस्कृत व्याकरण में हल बोला जाता है। साफ लिखा गया है, कहता है व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण 33 है। कितने हैं, व्यंजन वर्ण 33 है, जो कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ठीक है ना, जो कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, यहाँ पे छूट गया है, अनुसार थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जो कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हयावरट, हयावरट, ठीक है ना, ट हलंत है तो हैवरट, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, हैवरट, हयावरट, हम लोग इसे हैवरट के नाम से याद करेंगे। तो बताया गया है कि जो कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हैवरट से लेकर हल तक, कहां से कहां तक, हैवरट, हयावरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहा गया है। मतलब कि माहेश्वर जो सूत्र है, ये आपको बताएंगे हम कि क्या कौन सा सूत्र है, इसको कैसे लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें अभी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसका अलग से टॉपिक ही बनाया जाएगा माहेश्वर सूत्र का। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहा गया है। तो अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण देख लिए, व्यंजन वर्ण देख लिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार देख लिए, स्वर का कुछ संस्कृत व्याकरण में अलग नाम आया, अच आया है, व्यंजन वर्ण को संस्कृत व्याकरण में हल के नाम से जाना गया है, ये सही हम लोग सीख लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बना करके देखें, रोज सीखें, रोज आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 घंटा देखें। आपको जहां भी ऐसा लगे कि नहीं इस चीज को हमें नोट करके रखना है, तो आप उस वीडियो को क्या करें, उस चीज को आप लोग मेन पॉइंट को कॉपी में नोट करते रहिए। आप उसको
पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको भी वो चीज़ याद हो जाएगा। और आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, परिवार में, अपने आसपास में, सभी को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो, जो कि मेरे द्वारा इस वीडियो को आप लोगों के सामने लाया गया है। देखिए, पढ़ना आपको ही है, आपके बारे में मेहनत दूसरा कोई नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप मन से पढ़िएगा तो आपको मन से याद भी होगा। और माँ सरस्वती यही बोलती है कि जो मेहनत करेगा उस पर मैं सदा आभारी रहूंगा, ठीक है ना। मतलब कि आप मेहनत कीजिए और बाकी आप माँ सरस्वती पे छोड़ दीजिए। माँ सरस्वती अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको वह फल अच्छा ही देंगे, समझ रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, मोबाइल लेकर के पबजी मत खेलिए। इस लॉकडाउन में बैठ करके ना फेसबुक और ट्विटर और कुछ बोलता है, कुछ इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सब मत यूज कीजिए। आराम से बैठ के 2 घंटा, हमें नहीं बोलते कि आप उसको यूज मत कीजिए, यूज कीजिए। मनोरंजन के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ाई है। आप 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के पढ़िए। जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगे तो आप घड़ी 2 घड़ी क्या कीजिए, मोबाइल देख लिया कीजिए, यूट्यूब देख लिया कीजिए, टिकटॉक देख लिया कीजिए, आप लोग का फेवरेट है, या फिर उससे ज्यादा फिर क्या है, पबजी खेल लिया कीजिए, ठीक है ना। ताकि आप लोग भी को भी पढ़ने में अंदर से एक नया सा एनर्जी आए, और उस एनर्जी के साथ आप लोग सीखिएगा। और सीखने के बाद आप लोग जो है एक बार जरूर नाम लीजिएगा कि नंदिनी कुमार के द्वारा जो भी वीडियो बताया गया था वो हम लोग आज में कारगर हो गया, और आप लोग उस वीडियो को लेकर के शेयर कीजिएगा। लेकिन कब शेयर कीजिएगा, जब आपको अच्छा लगेगा तब ना। आप खुद पहले पढ़ के देखिएगा तब ना। आप खुद पढ़ के देखे है ये ना, और दूसरा को शेयर कर दीजिएगा तो बोल तू देखा है रे, तू देखनी ही अपने रे, भेज रही है, तो बोल तो ना। तो ऐसे थोड़ी होगा। पहले आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, आप उनको नहीं आता है टॉपिक तो आप उनको भी भेजिए। आप खुद एक बार पढ़िएगा तो आपको भेजने में भी अच्छा महसूस होगा। लेकिन नहीं, सर के द्वारा अच्छा से वीडियो लाया गया है, अच्छा से समझाया गया है, पूरे तरीके से बताया गया है, सब चीज को लिखाया गया है इस पे। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। और चलते चलते हम बोलेंगे सभी को कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।